बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पहुंच गए हैं जी चैप्टर नंबर 6 पर। कल हमने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा था और चैप्टर नंबर 5 किससे रिलेटेड था? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग से जो रिलेट कर रहा था। ठीक है, फिर अगर आप स्लाइड्स निकाल लें तो ज़रा वहाँ से देखिए। उसके ऊपर जो पहली स्लाइड होती है ना, जब आमतौर पर हम कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से रियल कॉन्सेप्ट को पिक करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ देखें, आपको कुछ ऊपर लिखे हुए नज़र आ रही थी कुछ चीज़ें वन बाय वन। नंबर 1 जो टॉप पर लिखा हुआ था, नंबर 1 अराइवल ऑफ शिप इज अनसर्टेन, यानी इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इंडिपेंडेंट इवेंट। और फिर क्या था? कोलेट्रल की बात हो रही थी और इस तरह की बात आ रही थी। और फिर नीचे हमारे पास आ गई थी डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्टिंजेंट नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कब वैलिड होंगे और कब वॉइड हो जाएंगे, ये वाली बातें हमने थोड़ी सी डिस्कस की। फिर हमने इसको कंट्रास्ट किया था किसके साथ? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक हो गई बात जी। चैप्टर नंबर 6 रिलेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस पर 2 चैप्टर हैं आपकी नई बुक में, चैप्टर नंबर 6 भी और चैप्टर नंबर 7 भी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसे हमने डेडिकेट करने के लिए, क्योंकि इनकी एग्जांपल्स हम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने, ये कौन है जी? फकीरो सोलंकी। ये स्कल्पचर बनाते हैं, बहुत आला, अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा आर्ट दिया हुआ है। हमने कुछ इनकी कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें यूज़ की, तो इसलिए हमने कहा चले इसके बीच। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को डे फर्स्ट से दोबारा देखें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है ना? जब हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, तो इसका क्या मीनिंग होता है? यानी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, हमारी बुनियादी शर्त थी ना। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट होता किन के दरमियान है? एक प्रोमिजर और दूसरा प्रोमिजी। इसका मतलब है इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। अच्छा, अब अगर गौर करें तो 2 पार्टीज आ गई हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में। हर पार्टी ने कोई एक काम करना है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, और जब इसको एक्सेप्ट कर दिया तो एक प्रोमिजर बन गया, एक प्रोमिजी बन गया। अब अगर प्रोमिजर ने घर देना है तो प्रोमिजी ने पेमेंट देनी है। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। परफॉर्म का क्या मतलब है? एक्चुअली परफॉर्म कर दें। क्या? प्रोमिजर अपने हिस्से का काम और प्रोमिजी अपने हिस्से का काम। जब ये काम हो जाए, जिसने घर देना था उसने घर जाके डीएचए चला गया, ट्रांसफर ऑफिस चला गया, उसने घर ट्रांसफर कर दिया और इसने वहां पर उसे पे ऑर्डर के जरिए से पेमेंट कर दी। अब हम क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? परफॉर्म हो गया है। इसको हम कहते हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हमारी जो लीगल ऑब्लिगेशन थी, एक पार्टी की लीगल ऑब्लिगेशन थी कि अब उसने घर की ट्रांसफर देनी है। दूसरी पार्टी की लीगल ऑब्लिगेशन थी कि उसने 10 मिलियन अमाउंट पे करनी है। दोनों डीएचए के ऑफिस चले गए, दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर दी, तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को अब हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। लफ्ज डिस्चार्ज क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज ये दोनों लोग अपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गए, बरी उस जिम्मा हो गए। क्लियर हो गई बात जी? इसका मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? पार्टीज ने अपने अपने हिस्से का काम परफॉर्म कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट असल में खत्म हो गया, एंड हो गया है। लेकिन हम लीगली इसको, कॉन्ट्रैक्ट को एंड होना नहीं कहते, फिनिश होना नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छा जी, a contract create an obligation which continue till the contract has been discharged by performance. Performance of the contract is one of the vital mode of discharge of contract. Parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये अब हम आगे पढ़ ही रहे होंगे सारी बातें। वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हम कब कहेंगे कि एक पार्टी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, परफॉर्म कर दिया है, और उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। वो कहते हैं इसके दो तरीके हैं, वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अदर इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यानी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, उसके दो तरीके हैं मेरे पास। मेथड नंबर वन, मैंने अपना वो काम कर दिया जो आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया। घर आपको जाकर आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। आई एम लीगली डिस्चार्ज फ्रॉम माई ऑब्लिगेशन। प्रोमिजर ने क्या किया, एक्चुअली अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया। प्रोमिजर ने क्या किया, उसने मुझे पैसे दे दिए। मैं घर आपको ट्रांसफर करने आया, जाहिर है मैंने घर की ट्रांसफर दे दी और आपने मुझे पेमेंट दे दी पे ऑर्डर के जरिए से। तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और इसको किस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस में लेकर जा रहे हैं। क्लियर होगी बात। नाउ attempted performance, promiser offered to perform, promiser offered to perform। मैंने आपको, आपका हमारा तय हुआ कि जी 25 तारीख को आप DHA ऑफिस आ जाएंगे, हमें ट्रांसफ़र दे देंगे। मैंने रात को आपसे या तो फ़ोन पे बात की कि जी सुबह हमारी ट्रांसफ़र है, मैं आ रहा हूँ, या ऐसे समझें फ़िलहाल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, सुबह मैं DHA ऑफिस चला गया, तो मैंने ट्रांसफ़र देनी थी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लिए, एज पर प्रॉमिस मैं DHA ऑफिस पहुंच गया। लेकिन प्रोमिजी डिड नॉट एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, प्रोमिजी आया नहीं, ठीक है, और उसने कहा कि नहीं यार भाई, हमें तो आपसे ट्रांसफर नहीं लेनी। इस तरह की किसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इस तरह की किसी सिचुएशन को हम लॉ में क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये ऐसे समझिए इस बात को, उससे इतनी अच्छी एग्जांपल से ये समझ नहीं आएगी, घर ट्रांसफ़र करने वाली एग्जांपल से समझ नहीं आएगी, बल्कि ऐसे कहिए कि आपने किसी शख्स को कोई, आप अज्यूम कर लें आपने किसी फर्नीचर मेकर को कोई एक टेबल बनने के लिए दे दी, ठीक है, कोई आपने उसको चीज़ बनाने के लिए दे दी, और तय हो गया, प्राइस तय हो गई, सारा कुछ तय हो गया, आपने कुछ पैसे उसको पे कर दिए, और तय हुआ कि जी 25 जनवरी 2022 को वो आपको घर पे ये चीज़ डिलीवर कर देगा। उसने टेबल बनाई और बनाकर 25 जनवरी को आपको कॉल की कि सर मैं आपको डिलीवर करवा दूं, या आप ऐसे कहें कि वो ये टेबल लेकर आपके घर पर पहुंच गया। आपने टेबल देखी, आपने कहा यार ये तुमने क्या किया है, ये तो मैंने ऐसी थोड़े बनवाई थी, ये तो अच्छी नहीं बनी, ये तो ये हो गया, फ्लॉ हो गया, वटेवर, आपको वो पसंद नहीं आई। लेकिन वो टेबल बनाकर लेकर आ गया था और आपने डिलीवरी लेने से इनकार कर, उसने अपनी टेबल ली, वापस चला गया। लॉ कहता है अब इस शख्स को आपको दोबारा टेबल बनाकर देने की ज़रूरत नहीं है, इसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दी थी जो आपको पसंद नहीं आई, नीड नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। अब दोबारा इसको टेबल बनाकर देने की ज़रूरत नहीं है।
अब मसला पड़ेगा कि पेमेंट का क्या बना। हमारे जहन में फौरन बाय डिफॉल्ट, वो जो कल भी मैं आपसे कह रहा था कि लॉ तो हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है ना, हमें खुद ही ख्याल आ रहा है कि यार उस पेमेंट का क्या बनेगा, ठीक है ना। यानी अब हमें पेमेंट नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सही जो लफ्ज बोलेगा। वेरी गुड। कैसा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? अब हमें लॉ में ऐसे सोचना चाहिए ना, हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि सर वो लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो फिर अभी लॉ हमें बता देगा इसके ऊपर कि इसका क्या स्टेटस होगा। कैन नॉट सू प्रोमिजर फॉर नॉन परफॉर्मेंस। क्या मतलब? अब ये बंदा अदालत में जाके नहीं कह सकता कि जनाब मैंने इसको टेबल बनाने के लिए दी थी, इसने टेबल नहीं बनाई, इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया। ये वाला केस अब अदालत में नहीं जा सकता। फिर कौन सा केस जा सकता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन का केस जा सकता है, ठीक है। तो ये वाले एस्पेक्ट कुछ हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने लगे हैं कि यार किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम दो मेन सिलेबस में हमारे, नंबर 1 एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? प्रोमिजर ने परफॉर्म किया और प्रोमिजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, इसीलिए दोनों ने अपना अपना काम पूरा। एक्चुअली दिस इज द रियल एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। खत्म हो गई बात। आपने गाड़ी खरीदी थी, आपने पैसे दे दिए, उसने गाड़ी आपके नाम कर दी, बात खत्म हो गई। आपने कॉलेज में पैसे जमा करवाए थे, हमने पढ़ा दिया, लेक्चर खत्म हो गए, तो कहाँ गया? एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, ठीक है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में यह है कि एक शख्स ने, प्रोमिजर ने अपना वादा पूरा करने की कोशिश की, लेकिन प्रोमिजी को वो वादा पसंद नहीं आया। अब एक्चुअली तो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हुआ है, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन लीगली इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक तो आ गया जी एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा आ गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। When the promiser has made the performance in accordance with the term of contract and it is accepted by the promisee, it is called actual performance. अब हमें लिखने के लिए कॉन्सेप्ट वहां से मिल गया, लिखने के लिए जो चीज हमें याद करनी है वो डेफिनेशन हमें यहां से मिल जाएगी। आगे आपको स्लाइड्स के नहीं आगे? ओके। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, when the promiser has made an offer to perform but the offer of performance of promiser is not accepted by promisee, इट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम है टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम क्या है? टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो सेक्शन, सेक्शन 37 एंड 38। 37 बता रहा है हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ बातें, और 38 बता रहा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कब एसेंशियली हम ये बात कह पाएंगे कि ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं, कब एक टेंडर वैलिड कहलाएगा और कब वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर? टेंडर मींस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है ना। नंबर 1, अनकंडीशनल। Tender is said to be unconditional when it is made in accordance with the terms of contract. यानी जो तय हुआ था उसमें अब आप कोई फर्दर कंडीशन लगा के नहीं लाए, बल्कि आप एक पॉजिटिव माइंडेड आए हैं और जो हमारा तय हुआ था वही काम आप अपनी तरफ से वही काम करके लेकर आए हैं। अनकंडीशनल, ठीक है ना। एक है आप टेबल बना के ले आए हैं, टेबल हुई थी हमारी 25,000 की तय, और आपने आते ही कहा कि सर महंगाई बहुत हो गई थी, मैं टेबल आपकी बना लाया हूं, लेकिन ये 35,000 की है। दिस इज नॉट अ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक चलना है, अब फर्दर कोई कंडीशन ऐड नहीं हो सकती। वो तो फिर एज पर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ना, फिर तो उसे कंडीशन कहेंगे नहीं, वो तो यहां कवर हो गया विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी वहां लिखी हुई है,
बात क्लियर हो रही है? पहली कंडीशन। नंबर 2, प्रॉपर टाइम। टेंडर मस्ट बी मेड एट स्टिपुलेटेड टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर। टेंडर ऑफ गुड्स और मनी बिफोर ड्यू डेट इज ऑल्सो नॉट ए, बड़ी अजीब बात लिखी है। वो कह रहा है जो टाइम, जो स्टिपुलेटेड टाइम था उसी पर लेकर आएंगे आप, और ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अगर यानी मेरे किसी बिजनेस की प्लेस पर आते हैं और मेरा ऑफिस 9 to 5 ओपन होता है और ये पता है सबको कि हम 9 to 5 काम करते हैं, तो आप टेंडर भी 9 to 5 में ही लेकर आएंगे। ये ना रात को 12 बजे आप कहेंगे मैं तो आ गया था, आपने लिया नहीं ये चीजें। हमने कहा जी 25 को हमें डिलीवर कर दें, आप 20 तारीख को लेकर आ गए। हो सकता है हमारे पास रखने की जगह ही ना हो, हमने 25 तारीख कही इसलिए हो कि उस वक्त तक ये काम हो चुका हो। मसलन इस वक्त हो सकता है कॉलेज के बहुत सारे ऐसे काम चल रहे होते हैं, जब सेशन एंड हो रहा होता है हम प्लान कर रहे होते हैं, हमें कहाँ कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, कहाँ कोई और चीज़ रिक्वायर्ड है, कहाँ कोई और चीज़ रिक्वायर्ड है, लेकिन वेट किस चीज़ का हो रहा होता है कि सेशन एंड हो, क्लासेस ऑफ हो, ताकि हम क्लासेस में ये काम करवा सकें। अदरवाइज ड्यूरिंग सेशन तो जो लोग बेचारे हमारे साथ अटैच होते हैं, कभी हमें उनके ऊपर तरस भी आता है कि यार हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बिजनेस की मजबूरी की वजह से हमें इसी तरह ही करना पड़ रहा होता है। मसलन कोई काम मेंटेनेंस वाला है तो उन्हें कहते हैं जी आप रात को करेंगे 11 बजे के बाद, क्योंकि रात 10 बजे तक क्लासेस हो रही होती हैं सीफैब की। तो जब तक क्लास हो रही है पूरे कॉलेज के अंदर कहीं ड्रिल मशीन तो नहीं चल सकती, कहीं कोई छोटे से छोटा काम तो नहीं हो सकता। तो वो जो बेचारे ऐसे लोग हमारे साथ अटैच हैं वो फिर पूरी रात ड्यूटी कर रहे होते हैं, रात को आके मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। इसका मतलब है अगर हमने किसी को कहा कि यार सेशन हमारा क्लोज हो रहा है, आप 4 फरवरी को ये चीज़ें लेकर आएंगे। बेंच फर्ज किया हमने कोई नए बनने के लिए दिए और उन्हें कहा 4 फरवरी को लाएंगे और वो 25 जनवरी को लेकर आ जाए, तो हमारे पास तो बेंच रखने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त जगह नहीं है। इसीलिए लॉ इस वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ होगा। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके मुताबिक चलेंगे आप। एफिशिएंसी आप कहिए मैं जल्दी लाया हूँ, मैंने कोई गुनाह थोड़े किया। नहीं नहीं, बाज़ सर्कमस्टांसिस में जल्दी भी गुनाह बन जाएगा। इसलिए लॉ क्या कह रहा है, टेंडर मस्ट बी मेड एट स्टिपुलेटेड टाइम और फिर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। टेंडर ऑफ गुड्स और मनी बिफोर ड्यू डेट इज ऑल्सो नॉट ए वैलिड टेंडर। क्योंकि लॉ ने वैलिड टेंडर के अगेंस्ट एक बड़ी खतरनाक बात कही है। क्या? कि अगर आप ड्यू डेट पर लेकर आए और उन्होंने चीजें नहीं ली ना, तो आपको दोबारा लाने की जरूरत। तो अगर कोई पहले ही लेके आज ही आ जाए और हम अपने बेंच रिसीव ना करें तो क्या दोबारा बेंच लाने की जरूरत नहीं है? है, क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले लेकर आ रहा है। तो सेकंड एसेंशियल इज प्रॉपर टाइम, द थर्ड एसेंशियल इज प्रॉपर प्लेस। हमने बेंच दिए बनने के लिए गार्डन टाउन के कैंपस के, वो बेंच लेकर पहुंच गया गुलबर्ग के और कहता जी मैं तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर ली, अब आपकी मर्जी है, मैं तो लेके घर जा रहा हूँ। लॉ कह रहे नहीं नहीं भाईजान, जहाँ का ऑर्डर दिया है यहाँ की बात हो रही थी, ये नहीं आप किसी के भी घर देकर कहें जी हम तो उधर दे आए हैं चीज़ें, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। टेंडर मस्ट बी मेड एट स्टिपुलेटेड प्लेस, या एग्रीड कह दें आप। स्टिपुलेटेड मुश्किल लग रहा हो तो लफ्ज़ यहाँ एग्रीड भी लिखा जा सकता है, लेकिन अच्छी लैंग्वेज के लिए तो ऐसे ही सही है। प्रॉपर पर्सन, इट मस्ट बी मेड टू द प्रोमिसी और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। इन केस ऑफ सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस अ टेंडर मेड टू वन ऑफ देम हैज द सेम लीगल। यानी अगर हम 3 लोग गए कॉलेज के, हमारे तीनों में से किसी को भी वो डिलीवर कर दें चीज़ें, तो एक ही बात है ना, ये मुराद है। तो प्रॉपर पर्सन, लेकिन पता चले ऑर्डर हमने दिया हुआ है, बेंच हिसाब वालों को दे गए, फिर तो प्रॉपर पर्सन नहीं हुआ। या हिसाब वालों ने दिया हुआ है और हमें दे गए किताब वालों को, ठीक है ना, तो हिसाब किताब बराबर तो नहीं हुआ। फिर बात समझ आ गई। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर? नंबर 1 अनकंडीशनल, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये याद हो गया ना? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हो
कहते हैं कि एक्सपेंस बढ़ गया और अनकंडीशनल कहते हैं कि अब आप पेमेंट बढ़ाएं तभी मैं डिलीवर करूँगा, देन उसकी ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं है, ही इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर खत्म नहीं हो जाएगा, अब दे वो बढ़ गया तो क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट तो किया इसलिए जाता है कि रिस्क खत्म हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही क्यों जाता है, इसीलिए किया जाता है ना कि अब ये चीज तय हो गई इतने की, बस अगर अब इसके बाद प्राइस बढ़ी है तो ये आपका बिजनेस रिस्क है, इससे मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या मतलब? Promisee must have reasonable opportunity for examining the goods offered are the same as per term of contract. आपके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को चेक कर लें और कहने जी नहीं चेक नहीं करनी जी, डब्बा बाद में खोलेंगे, पहले मुझे पेमेंट कर दें, तो ये बात ठीक नहीं है। अगरचे ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारी जगह पर ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं सब कुछ एज पर लॉ ही हो रहा हो, ठीक है ना। तो प्रोमिसी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ताकि वो उसको एग्जामिन कर ले चीजों को। होल ऑब्लिगेशन क्या मतलब? जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, जो हमारी चीजें तय हुई थी, जितनी क्वांटिटी तय हुई थी वो अब सारी लेकर आए हुए। फर्ज किया हमने 3 टेबल बनने के लिए दिए थे और आप 1 टेबल लेकर आ गए, टेबल की क्वालिटी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और मैं इस नाराजगी में आपसे टेबल नहीं रिसीव कर रहा कि भाई आपने 3 देनी थी, आप 1 लेके आ गए हो, 1 को मैं क्या करूं, घर में तो लड़ाई पड़ जाएगी, ठीक है ना। 1 बच्चे की टेबल आ जाएगी, 2 की नहीं आएगी तो मेरी जान खा लेंगे। अब मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो क्या आप वो कहे जी बस मैं तो क्योंकि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी लेके आ गया तो अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, इट शुड बी whole obligation. A valid tender is for the whole obligation. However, a minor variation from the term of contract may not render the tender invalid. मसलन अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन समझें, हमने 5000 केजी राइस का ऑर्डर दिया, जब वो हमारे पास पहुंचा वो 4900 केजी निकला। इट्स अ माइनर वेरिएशन, वेट स्केल हो सकता है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हम ये कह सकते कि आप सारा नहीं लेके आए, लेकिन हमने 5000 केजी राइस का ऑर्डर दिया था, आप 1000 केजी लेकर आ गए हैं, अब मेरी मर्जी है मैं इसको लूं या ना लूं। आपकी तरफ से ये वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा, बिकॉज आपके जिम्मे क्या था, होल ऑब्लिगेशन आपने पूरी करनी थी। बात क्लियर हो गई है? ओके जी। फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड अमाउंट। इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी द अमाउंट मस्ट बी, वही वाली बात, जब आप कोई कंडीशन लगा के ना आ जाए। एंड इन लीगल टेंडर, लफ्ज लीगल टेंडर को जरा अंडरलाइन करें। लीगल टेंडर का क्या मतलब है? लीगल टेंडर का मतलब है, आगे उर्दू में एक लफ्ज लिखें, सिक्का राइजुल वक्त। सुना है लफ्ज क्या नहीं? सुना है ना, सिक्का राइजुल वक्त। लीगल टेंडर का मतलब है कि अगर आप पैसे लेकर आए हैं तो आप जो, मसलन पाकिस्तान में आपने मुझे 1 लाख रुपया पे करना था, ठीक है, और आप पैसे लेकर आए हैं 1 लाख रुपया मेरे पास, लेकिन आप 1 लाख रुपए के पैसे नहीं लाए, बल्कि आप बिटकॉइन ले आए हैं, ठीक है। बिटकॉइन इज नॉट सिक्का राइजुल वक्त। लीगल टेंडर मीन जब रुपीज में आपने पे करने थे तो आप रुपीज में ही दे रहे होंगे, इवन अगर आप मुझे डॉलर भी दे रहे हैं तो मेरा राइट है मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। यहां लीगल टेंडर से मुराद क्या है? सिक्का राइजुल वक्त, जो उसकी उस वक्त की लीगल करेंसी है वो आप पे करेंगे। जी चेक हो सकता है, चेक तो सिक्का राइजुल वक्त में ही आता है ना, आगे हमने पूरा पढ़ना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का हमारा तीसरा हिस्सा जो चलेगा वहां यही पढ़ेंगे। चेक इज इक्वली गुड, लेकिन चेक में भी डिसाइड कर देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था आप मुझे कैश ही पे करेंगे तो अब चेक भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना, अब चेक भी नहीं दिया जा सकता। तो कितने हो गए जी ऑप्शंस? जरा रिवाइज करें एक मर्तबा। सबसे पहली बात क्या थी? अनकंडीशनल, और दूसरी बात क्या थी?
प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, ठीक है ना। और चौथी बात क्या थी? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, और फिर होल ऑब्लिगेशन, और फिर अगर उस कंडीशन में जब जिसको आप कह रहे हो कि ये टेंडर है, टेंडर मींस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो उसमें ये 7 क्वालिटीज मौजूद होनी चाहिए। लॉ कहता है अगर ये 7 क्वालिटीज आपने पूरी की हुई थी और आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करके गए हैं, तो आपको दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी। फिर लॉ थोड़ा सा इस चीज को और चेंज करता है। देखिए, ये मिस्टर इमरान है, खान नहीं लगा हुआ इनके साथ, और ये कामरान है, इसके साथ भी खान नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। अच्छा जी, इन्होंने इसे एक पेंटिंग बनाने का एक ऑर्डर दिया। आपको पता है ये पेंटिंग, ये स्कल्पचर किसका है? ये उस शख्स का है जो अब ये लिखें, हमूरबी। क्या नाम है इसका? हमूरबी। ही इज द फर्स्ट पर्सन हिस्ट्री में, ये पहला इंसान है जिसके हमें हिस्टोरिकली अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, जो दुनिया का हमें, वो जो 4000 साल कबल मसीह की, कल मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है ना, जो पत्थर पे लिखा हुआ मिला, ये वो बादशाह जिसने वो लिखवाया था, हमूरबी, ठीक है ना। हम इसे हमूरबी कोड ही बोलते हैं। अच्छा खैर, क्या हुआ जी? इमरान रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द पेंटिंग। अब हमने यहाँ अज्यूम किया कि कामरान जो था ये एक पेंटिंग बनाने वाला था, ये पेंटिंग बनाकर लाया है, लेकिन इमरान ने पेंटिंग को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया है। कैन कामरान सू इमरान एंड क्लेम डैमेजेस? कैन कामरान सू इमरान and claim damages? Number 1. Number 2, is Kamran liable for non-performance? ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ में क्या करे। Effect of refusal to accept a valid tender of goods and, अब हम 2 तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, या गुड्स में बात हो रही है या सर्विसेज में बात हो रही है, ठीक है ना। या गुड्स में बात हो रही है या सर्विसेज में बात हो रही है। वेयर द प्रोमिसर ऑफर टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। नंबर 1, गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट बी ऑफर्ड अगेन। इसे दोबारा तो ये ऑफर करने की जरूरत नहीं है। कब? वेरी गुड, जब वैलिड टेंडर हो, मींस वो 7 बातें पूरी हो रही हो जो भी हम पढ़ कर आए, ठीक है ना। मतलब वो 7 बातें पूरी हो रही हैं। इट शुड बी अ वैलिड टेंडर। प्रोमिसर मे सू द प्रोमिसी फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम डैमेजेस। क्या मतलब? कामरान इसके ऊपर सू कर सकता है कि भाई मैंने इसके लिए ये पेंटिंग बनाई थी, ये हुआ और मुझे इतना नुकसान हो गया है और मेरे ये पैसे रिकवर करवाए जाए। अच्छा, लफ्ज़ डैमेजेस के बड़े ख़ास मीनिंग है। प्रोमिसर में सू द प्रोमिसी फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम। फर्ज करें ये पेंटिंग तय हुई थी ₹50,000 की, ये लेकर आया, इमरान ने इसमें कुछ कीड़े निकाले कि ये मसला है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वो 7 बातें ठीक थी, तो कामरान की अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई। कामरान अपनी शॉप पे वापस गया, एक बंदा खड़ा था, उसने कहा यार ये क्या ला रहे हो? उसने कहा यार एक पेंटिंग बनाई है मैंने। यार बड़ी ज़बरदस्त है, ये मुझे दे सकते हो तुम 75,000 रुपये की? उसने कहा हाँ यार आप ले लो। बात समझ आई है? अब क्या मुकदमा करना है हमने इमरान पे? शाबाश, वेरी गुड। कहता है शुक्रिया अदा करें, सही कह रहा है, क्योंकि कोई डैमेजेस का मतलब है जो हमारा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस। हमें तो लॉस हुआ ही नहीं। और अगर वो आदमी खड़ा था, अब ये बेचारा, पहले इसने कहा उसे पसंद नहीं आई है, उसने कहा अच्छा तुम 40,000 रुपए की ले लो अगर लेनी है तो, कितना नुकसान हो गया?
इस 10,000 के नुकसान का दावा किस पे करेंगे? हाँ, बात समझ आ रही? वो तो 10 करोड़ का बन जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। बात समझ आ गई है? फिर पढ़ें इस पॉइंट नंबर 2 को। प्रोमिजर में सू द प्रोमिजी फॉर एंड क्लेम डैमेजेस। अच्छा, अगर ये बंदा कहे, जरा तवज्जो करें, कामरान के अच्छा यार भाई कोई बात नहीं है, जो अल्लाह को मंजूर है, नहीं लिया उसने कोई बात नहीं है, और ये पेंटिंग उसकी बिक भी नहीं रही है, तो क्या अदालत इसको भी सजा देगी? क्यों? ये क्यों नहीं जाकर उससे पैसे मांग रहा? क्या अदालत ये बात कह सकती है कि भाई तुम क्यों नहीं जा रहे पैसे लेने? अगर तुम्हें नुकसान हो गया 50,000 का, तुम उससे रिकवर क्यों नहीं कर रहे? पेंटिंग टूट गई है। हमने लॉ को अंडरस्टैंड करना ना। लॉ ने क्या कहा? प्रोमिजर मे का मतलब है ऑप्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट की ये मिजाज होता कि तुमने जरूरी मुकदमा करना है, तो यहां लफ्ज क्या आना था? शैल आना था। प्रोमिजर मे सू, मे का मतलब है उसकी मर्जी है। अगर वो अल्लाह पे छोड़ना चाहता है, यहाँ नहीं डैमेजेस लेना चाहता, आखिरत में लेना चाहता है, तो उसकी ऑप्शन है। लॉ कह रहा है वैसे मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हें इसका इंसाफ दिलवा दूंगा। प्रोमिजर मे सू द प्रोमिजी फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम डैमेजेस। प्रोमिजर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, दैट इज ही इज नॉट लाइबल फॉर। इमरान इसके ऊपर यह मुकदमा नहीं कर सकता कि इसने मुझे टाइम पे पेंटिंग नहीं प्रोवाइड की और मैंने तो फला एक वो रखा हुआ था और मुझे वहां से इतने पैसे होने थे, उल्टा ये मेरे डैमेजेस दे। ये नहीं हो सकता क्योंकि वैलिड टेंडर था। इसीलिए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर के ऊपर इतना फोकस किया गया है कि जब पेंटिंग वापस लेके जाए तो भले बेच दे, लॉ इसको दोबारा जिम्मेदार ठहरा नहीं रहा, बल्कि कह रहा है कि गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। वो तो देखें, लॉ हमें हमारे राइट्स बता रहा है, और अगर वो खुद लेकर आना चाहते तो फिर वो क्या कहते हैं, वो हैं रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई होगा ना, रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई होगा। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, और अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फायदा हो गया, मैंने इसीलिए दोनों सिनेरियो बनाए, तो फिर रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई होगा ना। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे के पैसे देने थे, ठीक है? एक बंदे ने दूसरे बंदे के पैसे देने थे, लेकिन जिस बंदे ने पैसे लेने थे ना, वो जरा उसका दिल कमजोरी था थोड़ा सा। उसके साथ वाले ऑफिस में मिस्टर ए कम्स टू मिस्टर बीज ऑफिस टू मेक पेमेंट ड्यू। जो पैसे देने थे वो लेकर आया, ड्यू डेट पर ही शायद लेकर आया। मिस्टर बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी ऑन द ग्राउंड ऑफ यस्टरडेज रॉबरी इन नेक्स्ट ऑफिस। उन्होंने कहा यार अभी भाई कल यहाँ चोरी हुई है, मैं तो आज नहीं कैश ले रहा तुम्हारे से, तुम अभी कैश मेरा मुझे ना दो। पैसे कितने लेकर आया? जितने तय हुए थे। इसमें वो सातों बातें पूरी हो रही हैं, यानी पूरी अमाउंट भी है, टाइम भी है, सारा कुछ है, और इसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई। क्या आप दोबारा पैसे देने की जरूरत है कि नहीं? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरा थीसिस ये है कि 80% लॉ हमारे अंदर मौजूद है। आपका दिल क्या कह रहा है? पैसे दोबारा देने पड़ेंगे कि नहीं देने? देने पड़ेंगे। अंदर की आवाज क्या आ रही है कि देने पड़ेंगे। यार ये कैसे हो सकता? गुड्स और सर्विसेज पे कोई और बात है। अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर ऑफ मनी। अच्छा जी, where the promiser offered to pay the amount but the promisee refuses to accept the same, the following rule will apply. Promiser is not discharged from his liability to pay the amount. अगर छुट्टी नहीं होगी, अब उसने पैसे उस दिन नहीं लिए तो बस जाओ जी आपके ही हो गए, अब दोबारा देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है।
हाँ तो गाड़ी तो ऐसी है, उसकी उसकी हो जाएगी, उसको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी आपको गाड़ी, लेकिन अगर आपने कोई पैसे दिए आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा ना, आपके पैसे वापस करें लेकिन गाड़ी अब दोबारा देने की जरूरत नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज का यही स्टेटस है, ठीक हो गई बात। पेमेंट का ये स्टेटस नहीं हो, कहते नहीं पेमेंट दोबारा भी देनी पड़ेगी, लेकिन वो कहते खाली ऐसी है, कहते नहीं एक और दो बातें बताते हैं। प्रोमिसर विल नॉट बी लाइबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ए वैलिड, फर्ज किया आप इस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उसको, आप पैसे लेकर आगे, उसने लेने से इनकार कर दिया, तो इंटरेस्ट का मीटर बंद हो गया बस। हालांकि पैसे भी आपने उसको वापस नहीं किए हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं, आप तो पेमेंट देने आगे थे, अब तो उसने नहीं ली है, ठीक होगी बात। प्रोमिसर विल नॉट बी लाइबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड टेंडर, क्लियर होगी बात जी। इसका मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया, किसमें, मनी में और गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, Aslam sing a contract with the Aslam sign a contract with the singer group to sing at his theater 2 nights in every week during next 2 okay. वो कहता है भाई मैं हर 2 नाइट्स के लिए, आतिफ असलम हैं वो कह रहा है जी 2 नाइट्स के लिए मैं आपके थिएटर पर आकर परफॉर्म कर दिया करूंगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितने अरसे के लिए, फॉर नेक्स्ट 2 months। असलम विल पे ₹100,000 फॉर ईच नाइट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब आतिफ असलम तो नहीं है, पैसे बता रहे हैं अच्छा जी। ऑन द 6th नाइट द ग्रुप विलफुली एब्सेंट फ्रॉम द थिएटर। कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ था, 2 months का हुआ था, 2 months का मतलब हो गया शायद 8 नाइट्स, ठीक है, ओके ओके, या 16, हाँ 2 16 हो गई। लेकिन क्या हुआ, 6 नाइट को विलफुली उसने कॉन्ट्रैक्ट उस दिन आकर परफॉर्म नहीं किया। असलम इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्सर्ट। वो कहता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, अब उसकी मर्जी है वो इनकार कर दे कि यार अब फिर हमें आपसे ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर विलफुली का मतलब है दानिस्ता, विलफुली का मतलब है दानिस्ता, और अगर कोई खुदा ना खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल सर्कमस्टांसिस हो गए, कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव आ गया, तो फिर तो ये नहीं है ना, फिर तो ये नहीं है, विलफुली का ये मतलब है, ठीक है ना। अब हम इस तरह के सर्कमस्टांसिस से रिलेटेड लॉ देखना चाह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म। When a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his willingness in its continuance। क्या मतलब है, जिसका थिएटर था, जब उसने विलफुली नहीं आया, शायद फ़ोन किया कि यार मैं आज नहीं आऊँगा, तो कहा कोई बात नहीं यार, आप आज की नाइट नहीं करते, आप आ जाइएगा परसों, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट जारी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसने कहा कि ठीक है जी अगर आप नहीं आ रहे तो आप, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने इन डेज में करना है, आपके ना करने से हमारी बड़ी गुडविल डैमेज होगी, तो बस अब आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या दूसरी पार्टी अदालत जा सकती है, नहीं जा सकती है। यही यहाँ समझाया जा रहा है, बात है, क्लियर हो गई बात जी। अच्छा जी, फिर एक और, असलम साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ सिंगर ग्रुप टू सिंग एट हिज, वही सारी उस तरह की आ गई। अब हुआ क्या, असलम विल पे, दिस आ गया। ऑन द 6th नाइट ग्रुप विलफुली एब्सेंट फ्रॉम द थिएटर, असलम इज एट लिबर्टी टू पुट, आगे देखिए, असलम हैज सिग्निफाइड हिज एक्सेप्टेंस, वही बात आ गई जो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि उसने कहा हाँ ठीक है यार आप आ जाइए, कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं, एक नाइट नहीं होगी, हम गुजार लेते हैं, आज हम कोई कवाली नाइट करा देंगे, आप अगली दफ़ा आ जाना तो फिर इसको यहीं से ही कंटिन्यू कर लेंगे, तो फिर ठीक हो गया बात। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ही का केस था। अच्छा जी, ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर, रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, नुमाइंदे या लीगल हेयर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी अगर खुदा ना खास्ता ये केस क्या चल रहा है कि अगर
कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कोई इसके दरमियान ने जिसने प्रॉमिस किया था उसकी डेथ हो गई या प्रोमिसी की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या हुआ? ठीक है, लीगल हेयर्स का। अजमल प्रोमिसेस टू सोल्ड हिज कार टू असलम ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹4 million। अजमल डाई बिफोर दैट डे। अब प्रॉमिस हो गया हुआ था और किसी एक पार्टी की डेथ हो गई। Ajmal's representative are bound to deliver the car to Aslam and Aslam is bound to pay ₹4 million to Ajmal's representative। बात समझ आ गई? लॉ क्या कह रहा है इस तरह? लॉ इसके बारे में ये बात कर रहा है, promise bind the representative of the promisee in case of death of such promiser before performance unless contrary intention appear from the contract। क्या मतलब हुआ? एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया दो लोगों ने, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया किसने? अजमल और असलम। किसकी डेथ हो गई थी? अजमल की। तो वो कहता है कि जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली इनके दरमियान में एज इट इज चलता रहेगा। बेटा आप लॉ की क्लास में आए? नहीं। आपका और इनका कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सिर्फ नॉर्मल गुफ्तगू हुई थी, नॉर्मल गुफ्तगू हुई थी, एक शख्स बायर था, एक बंदा सेलर था और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कोई डेट तय हो गई, तो लॉ कह रहा है कि जी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फौरन इन दो पार्टी के दरमियान चला गया है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा, सिवाय इसके अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है क्या यार, अगर दोनों में से किसी पार्टी की डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, लीगल हेयर को ट्रांसफर नहीं होगा अनलेस कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का क्या मतलब होता है? रिवर्सल। किसका रिवर्सल? रिवर्सल किसका? कि हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान में चलेगा, इसका रिवर्सल लिखा हुआ हो। क्या मतलब? क्या लिखा हुआ हो? कि नहीं चलेगा अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। वो कह रहा है दो बातें हैं, या तो हम लिख लें, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बीच में ही लिख दें यार अगर किसी एक पार्टी की डेथ होगी ना खुदा ना खास्ता, तो यार लीगल हेयर्स पे ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं होगी, बस फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि वो असल में ट्रांसफर हो नहीं सकता, लीगल हेयर उसमें रिप्लेस ही नहीं कर सकते। कोई एग्जांपल आती है ध्यान में? हाँ सुने, किसी बहुत बड़ी कंपनी ने, अब हमें नाम भी कोई पुराना यूज करना पड़ेगा ना, किसी के लिए और के लिए जिंदा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी बड़ी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ उनकी ज़िंदगी में कि जी फ़लाँ तारीख को आप हमारे पास परफॉर्म करेंगे और ये 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक हो गई बात? नुसरत फ़तेह अली खान साहब की डेथ हो गई उस डेट से पहले, तो क्या बच्चा आके कह सकता है कि जी मैं परफॉर्म करूंगा 50 लाख निकालो? बात समझ आई है ना? आपका अंदर भी यही कह रहा है, जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कहना चाह रहा है, आपका अंदर यही बोल रहा है। मैं वो जो बार बार आपको अपने थीसिस की तरफ ले जाता हूं कि हमारे अंदर 80% लॉ ऑलरेडी ऐसे ही फीड है, भले हमने लॉ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसी आगे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर का मतलब होता है जो किसी पर्सन से अटैच है। कुछ काम है जो पर्सन से अटैच नहीं है। एक प्लॉट है मेरे नाम है, ये मेरे साथ अटैच नहीं है, मैंने इसके सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, खुदा ना खास्ता कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरा बेटा जिम्मेदार है कि वो इसको फुलफिल करे। और ये कॉन्ट्रैक्ट तो खुदा ने मेरे साथ ऐसे ही किया, जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन हमने की हुई थी कि एक प्लॉट था वालिद साहब के नाम था, हमने वो सेल किया हुआ था,
और इसके दरमियान में वाली साहब की डेथ हो गई, तो जाहिर है फिर हम क्या बन गए, लीगल हेयर बन गए, और फिर हमें वो प्लॉट ट्रांसफ़र करना था। ये चीज़ें और हैं, गाड़ी का सेल होना, घर का सेल होना, प्लॉट का सेल होना, कोई और काम होना, इसमें पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जो चीज़ खरीद रहा है वो ये ज़मीन का टुकड़ा खरीद रहा है, वो ये गाड़ी खरीद रहा है, लेकिन पर्सनल नेचर का मतलब है वो उस पर्सन से अटैच है, उस सिंगर से अटैच है, उस एक्टर से अटैच है, उस हीरो से अटैच है, चलो हीरोइन से भी कह देते हैं, तुम लोग खुश हो जाओ उस हीरो से अटैच है, उस हीरोइन से अटैच है, सर्विसेज से अटैच। सर्विसेज भी दो तरह की ना, एक है सर्विसेज ऑफ पर्सनल नेचर और एक है ऑर्डिनरी सर्विसेज, इसमें भी फर्क है। मसलन हमने एक बंदे को ठेका दे दिया, एक कंपनी को ठेका दे दिया कि यार आप कॉलेज का पेंट करेंगे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उस शख्स की डेथ हो गई, तो उस कंपनी का कोई दूसरा बंदा आए पेंट करे, हमारे से पैसे ले, हमें कोई इतराज़ होगा? कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने किसी, अच्छा डॉक्टर में भी आते, अगर हमने एक पेंटिंग बनवानी थी, ठीक है, और कोई बड़ा पेंटर मौजूद है, जहां से मैंने शुरू किया सुलंगी साहब से, ठीक है, फ़कीर सुलंगी आके बनाएगा, अब वो कहे जी मैं तो नहीं आ रहा, मैं अपना असिस्टेंट भेज देता हूँ, तो हम कहेंगे लानत भेज दें, हम भी कॉन्ट्रैक्ट पे फिर ओ भाई हम तो आपके नाम के पैसे दे रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं? हमने एक सेशन कंडक्ट करना है और हम आपको कहते हैं यार इस सेशन में ना कासिम अली शाह साहब आएंगे और वो आप लोगों से बात करेंगे, तो आप में से बहुत सारे बच्चे चाहेंगे कि यार हम आएँ फिर उसकी गुफ्तगू को सुने, बाद में हम कहते हैं जी कासिम साहब नहीं आए, वहाँ से उनका कोई असिस्टेंट आ गया, तो आपको लूज बॉल चली गया तो अगर कोई उनका असिस्टेंट आ गया तो लोग तो उन्हें सुनने नहीं आए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, वो कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर है उसमें खुदा ना खास्ता अगर पर्सन की डेथ हो गई तो लीगल हेयर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ करेगा। तो असल में कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बताया करेगी कि पर्सन से अटैच है या नहीं है। बात समझ आ रही है ना? ओके। अच्छा, ये वही वाली एग्जांपल को दोबारा लिया हमने, अब ये अज्यूम कर लिया कि इनमें से कोई एक आदमी बड़ा पेंटर है, तो अगर पर्सनल ऑफ, ये तो फिर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सादकैन आ गए हैं, कोई फ़कीर सुलंगी आ गए हैं, कोई और बात आ गई है, तो फिर तो उस तरह के लोगों के साथ होगा। फिर अगर इस तरह का काम हो गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर होगी बात जी? एक है दोबारा बोलें बेटा, बातें नहीं। अगर दो ही हो बंदे तो वो एक उनमें से मर जाए, दूसरा वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर गया उसकी किसी चीज का, फिर नहीं, अगर दो बंदों के नाम पे कोई चीज है तो कॉन्ट्रैक्ट एक तो कर ही नहीं सकता ना, फिर तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक के करने से तो होगा नहीं, वो तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, उधर की चीजों के अंदर आ जाएगा। सर अगर कोई इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब किसी का आगे लीगल एयर नहीं है, मतलब अकेला बंदा है सब कुछ, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो मर गया, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? जी, अब इसका हिसाब खत्म नहीं होगा, इसका हिसाब आखिरत में होगा ठीक है ना। ऑब्वियसली ये बड़ी रिमोट आपने एक एग्जांपल लगाई कि अगर कोई भी लीगल हेयर नहीं है और एक बंदा नहीं रहा तो ऑब्वियसली फिर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जैसे हम जब पीछे बात कर रहे थे कि अगर किसी शख्स ने किसी के पैसे देने हैं और उसके पास पैसे नहीं हैं और कोर्ट उसे बुलाती है, कहते भाई है ही नहीं, जो कुछ है ले लो, मेरे पास जो कुछ है, और उसका कुछ नहीं निकला, तो फिर कोर्ट क्या करती है उसको और कोर्ट क्या करती है, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। When the person is declared as insolvent, अब he is not liable to pay anything, ठीक है ना? तो वो वाली सर्कमस्टांसेस आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलिए। रूल्स फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ पेमेंट, ये रूल जो लॉ के लिखे हुए हैं ये हैं जब किसी शख्स ने किसी के पैसे देने हो। ये नॉर्मली जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ना आपकी हमारी, जहां पर आपने एक लफ्ज सुना कि कुछ चीजें हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पर चीजें सेल कर रहे हैं, ठीक है ना।
बिजनेस में नॉर्मली जब चीज़ें उधार पर चल रही होती हैं तो मुख्तलिफ पेमेंट हैं जो मैंने आपकी देनी है। अब पेमेंट करने वाला और पेमेंट रिसीव करने वाले के दरमियान किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और उनका क्या स्टेटस है, इसको समझते हैं। यहाँ पर इसको कहते हैं रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। नंबर 1, डेट किसको कहते हैं? जो आपने उधार देना है। डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अच्छा, ऐसे समझें इसको। एक है जिसने पेमेंट करनी है और एक ने रिसीव करनी है। जिस शख्स ने पेमेंट करनी है, इसको पता है इसने आपके एक 50,000 रुपया देना है किसी एक इनवॉइस का, और एक इनवॉइस थी 1.5 लाख रुपए की, और एक इनवॉइस थी 2 लाख रुपए की। अब ये बंदा पेमेंट कर रहा है और इस बंदे ने पेमेंट रिसीव करनी है। ये जहन में आप स्केच बनाएंगे, फिर हमें बात समझनी आसान हो जाएगी। देखिए, वेयर अ डेटर, डेटर कौन होता है? वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स, several distinct debt to one person makes a payment। वो कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता ये पेमेंट देने पर आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग पेमेंट देने पर ही, makes a payment to him with either express or implied intention that the payment is to be applied to discharge some particular debt। The payment, if accepted, must be applied accordingly। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है अगर पेमेंट करने वाला आदमी जिसने किसी शख्स के डिस्टिंक्ट अलग अलग 2-3 चीज़ें हैं जिसकी पेमेंट करनी है, वो कोई पैसे भेजे, मसलन ये इसको पैसे भेज रहा है 25,000 और कहता है यार ये मैं इस वाली अमाउंट के आपको 25,000 भेज रहा हूँ, तो लॉ कह रहा है इसने लाजमी है कि इसी अमाउंट के 25,000 रिसीव करे। अपनी मर्जी से है ना कि ये 25,000 तो इस वाले आ गए। ये बात समझ आई है? कब? जब पेमेंट करने वाला एक्सप्रेसिवली बता दे कि जो मैं पैसे भेज रहा हूं वो इनमें से कौन से उधार के आपने अगेंस्ट काटने हैं। बात समझ आ गई है? या इम्प्लाइड हो। इम्प्लाइड का लफ्ज़ हम पहले भी यूज करके हैं ना। क्या मतलब? बाय सर्कमस्टांसिस। इम्प्लाइड मीन्स बाय सर्कमस्टांसिस। मैंने आपको 50,000 भेजे, तो पता चल रहा है मैंने ये वाले भेजे। बात समझ आ गई? वो कहता है रिसीव करने वाला यही वाले रिसीव करेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आपने एक लफ्ज़ मेरे साथ पीछे पढ़ा है, टाइम बार डेट। टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का क्या मतलब होता है? विद इन 3 ईयर्स आप रिकवर कर सकते हैं, बाद में रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा एक डेट था जिसको 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, ठीक है ना, मोर देन 3 ईयर्स हो गया। ये आपसे पैसे लेने थे पहले। आप अगर लॉ ये ना कहता, आपने मुझे 50,000 भेजे, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि जनाब बहुत शुक्रिया, बाकी कितने रह गए हैं? क्योंकि मुझे पता है कि ये पैसे तो अब मुझे अदालत से नहीं मिल सकते। हम आपस में तो दे ले सकते हैं। लॉ ये नहीं कह रहा कि अब मैंने देने भी नहीं है। लॉ कह रहा है अब आपस में दें, बड़ी अच्छी बात है, इस वाले का झगड़ा लेकर हमारे पास नहीं आना। अब आपने, अब मेरी कोशिश क्या होगी, मैं सबसे पहले
ये वाले रिकवर करूंगा ना। उधार में तो ऐसे ही होता है ना, वो लतीफ़ा मशहूर है ना कि दो दोस्त जा रहे थे, बड़े अरसे से एक दोस्त दूसरे के उधार नहीं दे रहा था, तो उसे बेचारा कहता भी रहता था लेकिन वो पैसे देता नहीं था। आगे जंगल से कहीं से जा रहे थे तो डाकू पड़ गए, उसने पैसे निकाल, यार ये तुम्हारे जो उधार देने थे ना यार वो तो ले लो। उसने कहा कम से कम मेरा डेट तो उतर जाए, छीन तो इसने लेना ही है। समझ लगी है ना। तो इस तरह की बात ना हो, इसलिए लॉ ने कहा कि अगर पेमेंट करने वाला आदमी या तो एक्सप्रेस कर दे यानी बता दे क्लियरली, या इम्प्लाइड सर्कमस्टांसिस ऐसे हों तो पेमेंट वहीं एडजस्ट की जाएगी जहां के लिए वो दी गई है। नंबर 1 एक उसूल आ गया। नंबर 2, डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। Where the debt to be discharged is not indicated, the creditor has the option to apply the payment of any lawful debt due from the debtor. वो कहता है अगर देने वाले से गलती हो गई है और उसने आपको सिर्फ पैसे भेज दिए हैं, वो कहता है फिर लेने वाले की मर्जी है, अब ये जो इसके पैसे फंसे हुए हैं ना पहले वो काट ले। बात समझ आ गई। अगर पेमेंट करने वाला पेमेंट करते वक्त स्पेसिफाई करे कि मैं आपका फलां वाला लोन दे रहा हूं तो फिर वही लोन दिया जाएगा, और अगर वो ओपन पेमेंट भेज दे तो फिर जो पेमेंट रिसीव कर रहा है फिर उसकी मर्जी है इसको डिफरेंट डेट में से, जहां जाहिर है वो कहां एडजस्ट करेगा, जो उसे सबसे लूज लग रहे होंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, वो कहते हैं कोई भी पार्टी, नीदर पार्टी मेक्स द अप्रोप्रिएशन, ना पेमेंट करने वाले ने लिखकर भेजा ना पेमेंट रिसीव करने वाले ने, यानी ये भी बेवकूफ था और ये भी बेवकूफ, ठीक है ना, एक रमला और दूसरा कमला। फिर ऐसा हो सकता है, वरना तो फौरन सब हम सब लॉ पढ़े हुए लोगों को फौरन समझ आएगी कि किसने लूज बॉल कर दी, ठीक है ना, लेकिन बाद दफा नहीं भी होता ऐसे। फिर क्या करेगा लॉ? द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, whether or not they are time barred. In other words, all payment shall be applied toward the payment of first debt till it gets extinguished. जो सबसे पुराना डेट होगा अज्यूम किया जाएगा कि उसकी पेमेंट आ रही है। क्लियर होगी बात जी। When the principal and interest both are due, किसी शख्स का आपने प्रिंसिपल भी देना और उसका इंटरेस्ट भी। अब ये ना कहना कि प्रिंसिपल का भी नहीं पता और इंटरेस्ट का भी नहीं पता, तो क्यों हम पढ़ के आए हो ना, ठीक है ना। तो वो फिर क्या कहेगा, वो कहता है इफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप, मार्कअप इंटरेस्ट का दूसरा नाम है, एंड बोथ आर ड्यू, दोनों देने वाले हैं, देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज सेटल्ड लेटर। बात समझ आ गई। एक शख्स का आपने 5 लाख रुपया प्रिंसिपल और 1 लाख रुपया इसका इंटरेस्ट देना था, ठीक है। इसका मतलब है टोटल ड्यू अमाउंट कितनी बनती है? 6 लाख। आपने अमाउंट भेज दी 1,50,000। तो इस अमाउंट को कैसे एडजस्ट किया जाए? वो कहता है पहले प्रिंसिपल नहीं बल्कि इंटरेस्ट काटेंगे हम। तो हम रसीद बनाएंगे कि 1 लाख हमारा इंटरेस्ट आ गया और प्रिंसिपल में से भी बाकी कितना रह गया। ये बात समझ आ गई। नहीं, इसमें नहीं कर सकता, इसमें स्पेसिफाई, इसमें तो वो हमेशा क्या लिखकर भेजेगा, क्या लिखकर भेजेगा कि मैं तो प्रिंसिपल दे रहा हूं। यहां लॉ उसे इख्तियार नहीं दे रहा, बल्कि लॉ दूसरी तरफ हो गया है। इस वक्त लॉ की सारी फेवर किसकी तरफ चली गई है? जो जिसने पैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये वही बातें लिखी हुई नजर आ रही हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां से पढ़ें जी।
क्या है जी, एक उधार है 1 जनवरी 2000 कितने रुपए का, इसका गारंटर कौन है, इमरान, बगैर खान के, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन है, ये क्या डेट है, महीना कौन सा है, इसका गारंटर कौन है, कोई नहीं। टोटल पैसे कितने लेने हैं, 3.5 लाख, ठीक है। अब देखिए, नासिर सेंड अ चेक फॉर रुपीज, निसार सेंड अ चेक फॉर रुपीज 100,000 ऑन 5 मार्च 2017 एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करें, कौन से पैसे काटें, नहीं, अभी हमने ये नहीं कहा कि उसने भी कुछ नहीं किया, हम किसकी बात कर रहे हैं, निसार ने पेमेंट सेंड की है, पेमेंट रिसीव करने वाले को क्या करना चाहिए, जिसका गारंटर नहीं है उसको, ऊपर वाली तो अगर वो पैसे नहीं देगा तो गारंटर को भी पकड़ लूंगा जाके, बात समझ आ गई है ना। ऊपर वाली अमाउंट तो अगर वो नहीं देगा तो मेरे पास एक गारंटर भी है, उसको पकड़ूंगा, तो मैं फौरन से चाह रहा हूँ कि नीचे वाली अमाउंट एडजस्ट कर लूँ। लेकिन अगर पेमेंट करने वाला ही लिख कर भेजे कि मैं इस वाली पेमेंट में से ₹1,00,000 भेज रहा हूं, तो फिर ये मेरे पास ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है ना, फिर ये वाली ऑप्शन मेरे पास नहीं होगी। और अगर दोनों ही खामोश हो, दोनों ही खामोश का मतलब पेमेंट लेने वाले ने भी सिर्फ पैसे लेके रख लिए, लिखा नहीं है मैंने, हालांकि जब पेमेंट लेने वाला पेमेंट रिसीव करेगा तो कहीं तो डालेगा ना कि कौन से वाले डेट के अगेंस्ट मैंने लिए, लेकिन लेट्स से उसने अभी एंट्री नहीं की, ऐसे ही ड्रॉ में पैसे रख दिए। फिर वो लॉ दूसरे वाली बात कर रहा था कि फिर क्या होगा, जो ओल्ड डेट होगा उस पर चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें से ओल्ड कौन सा है, हालांकि हमारी ख्वाहिश तो यहाँ की थी, लेकिन इस ख्वाहिश के लिए हमें लॉ का इल्म होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए, एक डेट है 1 जनवरी 2000, कितने पैसे लेने थे, टाइम बार्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट, इसका मतलब है इसे 3 साल गुजर गए हुए। एक दूसरा डेट है 2009 का 20,000, एक तीसरा डेट है 2010 का 50,000 गारंटीड बाय वसीम, और एक तीसरा डेट है और टोटल 1,70,000 लेने, ठीक है। उबैद सेंड अ चेक ऑफ रुपीज ऑन 5 अगस्त 2011, there being no instruction from Ubaid. सबसे पहले क्या करना चाहिए, टाइम बार्ड एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, टाइम बार्ड से ज्यादा पैसे आए हैं, 37,000 तो टाइम बार्ड में एडजस्ट कर लिए, बाकी बच गए, वो कहाँ लगाए, जिसका गारंटर नहीं है कोई, ठीक है। फिर बच गए जिसका टाइम अभी ज्यादा बचा हुआ, यानी अब हमारी मर्जी, हम अपनी ऑप्शन चला सकते हैं। अच्छा, हमें इतनी अकल नहीं है, हमने कहा यार ये वसीम साहब के वाले में से 50,000, तो ठीक है, लॉ ये नहीं कह रहा कि ज़रूर ऐसा ही करें, लॉ कह रहा है आपके पास ऑप्शन है, यू मे एडजस्ट, आपकी मर्जी के मुताबिक चल सकता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, ओके, यहाँ 3-4 एडजस्टमेंट्स बनी हुई हैं, इन सारों को आपने देख कर आना है। हम रुक जाते हैं यहाँ पर, वरना आपको लगेगा कि सारा चैप्टर एक ही दिन में ख़त्म हो गया, ठीक है। वैसे तरह थोड़ा सही गया, इतना काम रह नहीं गया, यहाँ तक आप पढ़ कर आएंगे जी। कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है, आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना रिवाइज करते रहें चीज़ों को, ठीक है ना। अच्छा, आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने कल, कौन कौन एब्सेंट था कल, आप में से कोई एब्सेंट था? कुछ बच्चों ने CRN नहीं लिखा कल, तो जिन बच्चों ने CRN अपना नहीं लिखा हुआ ना, वो अपना CRN हाफिज शहबाज साहब के पास लिखवा दें, बिकॉज आपका लॉगिन बन रहा है आज। बाकी जिन्होंने कल CRN लिखा था उन्हें शायद आज लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, तो ये लेक्चर उनको फिर ऑनलाइन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक मेरे पिछले सेशन के जो भी क्लोज हुआ है इसके पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो बच्चे हैं तो वो थोड़े ही जो पढ़ने वाले हों तो
जो कहीं थोड़ा सा कहें कि यार हम थोड़ा आगे पहले थोड़ा सा सुन के आ जाएं, पढ़ के आ जाएं वहाँ से, तो वो आप अगले लेक्चर भी देख कर आना चाहें तो आ सकेंगे, और ये वाला लेक्चर दोबारा घर जाके रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज भी कर सकेंगे, ठीक है ना। एक काम आपने नहीं करना कि पता चले आपने कहा जी मैं तो फिजिकल पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन की एक्सेस मिल गई है, नहीं, मैं इससे अगली बात कर रहा हूँ। ये शाबाश, देखो खान साहब का दिमाग सही है, ठीक है ना कि यार इसको तो कहीं बेच के तो पैसे पूरे कर लेते हैं, तो ये एक अनएथिकल बात होगी, शायद ऐसे नहीं करना किया जा सकेगा। और अगर आप करेंगे भी ऐसा तो जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये किसी एक मशीन पर चलेंगे, तो फिर आप ज़ाहिर है उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो फिर आखिरी दिनों में आपको आएगा कि अच्छा यार ये मैंने 6000 कमा तो लिए हैं लेकिन अगली दफ़ा फिर काम ख़राब हो गया है ठीक है ना। तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करना है। एज पर ओवर एग्रीमेंट आप फिजिकल में आ रहे हैं तो आपकी एंटाइटलशिप ऑनलाइन की नहीं है, ये हम एज अ फेवर एज अ कर्टसी ये काम कर रहे हैं, और इसलिए भी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप सब बच्चे पास हो जाएं, ठीक है ना। असल फीस वो है जो आपके रिजल्ट कार्ड पे लफ्ज़ पास लिखकर हमें पे होगी, असल फीस वो है, इसलिए आपने पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल करना है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।